हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसके एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि आपको इस पर जब भी वीडियो अपलोड होगी सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है ना, क्या है ये, बहुपद है। देखो बहुपद कहने का मतलब समझो, बहु और ये क्या हो गया पद, दो शब्द से मिलकर के बना है। बहु का मतलब ये नहीं है कि घर वाली बहू है ना, ये बहू नहीं है। ठीक, ये घर वाली बहू नहीं है। क्या है, बहु मतलब बहुत से, है ना, क्या हो गए, बहुत से। ठीक, ये बात समझना अपने को, घर वाली बहू तो नहीं लग रही है आपको, है ना, कि ये मेरे बेटे की बहू है, इस प्रकार से तो नहीं लग रहा है ना। तो क्या हो गया, ये बहु मतलब बहुत से। और पद, पद मतलब होता है पैर, है ना, क्या हो गया, पैर। अब देखो ना, अब ध्यान से समझो, पद का मतलब पैर, पैर का मतलब ये हो रहा है, बात समझना यहाँ पर पैर कैसे होगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर मैंने क्या कहा ax² प्लस bx प्लस c, और जब मैंने एक बहुपद लिखा, अब ये बहुपद है और ये बहुपद कैसे है समझना अभी, है ना, मैं बहुपद के आपको प्रकार बताऊंगा कैसे रहेंगे। ठीक है, अभी इस बहुपद को समझो आप। तो मैंने ये बहुपद कहा, तो बहुपद मतलब बहुत से। अब देखो ना, पहले तो एक पद आपको ये दिखा, एक पद में दूसरा पद यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक पद में दूसरा पद क्या हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो मतलब कि ऐसे बीजी व्यंजक, है ना, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें क्या होते हैं, दो से अधिक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद समझ में आ गया। क्या हो रहा है कि एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब कि दो से अधिक अगर पद हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, बहुपद कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए बहुपद समझ में आ गया। अब देखो बहुपद की चर्चा आपने क्लास 9th में किया था। ठीक है, क्लास 9th में आपने एक चर वाले, है ना, एक चर वाले बहुपद पढ़ा था, ठीक, पढ़ लिया था बहुपद। तो उसी को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि अगर हमने कहा सबसे पहले कि बहुपद, हमने क्या कहा यहाँ पर कि बहुपद कह दिया, ये हो गया बहुपद। ठीक है, अब हमने बहुपद किया कहा, इसको यहाँ से हम क्लीन कर देते हैं। ठीक, अब बहुपद कहा, तो देखिए बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम 3 प्रकार के बहुपद की बात करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले एक पदीय, एक पदीय, हमने कहा कि एक पदीय। उसके बाद कहा कि द्विपदीय, द्विपदीय। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि त्रिपदीय, त्रिपदीय। ठीक है, और इस त्रिपदीय को ही हम क्या बोल देते हैं, बहुपदीय भी कह देते हैं, बहुपदीय, इसको हम बहुपदीय भी कह देते हैं। देखेंगे वो कैसे होगा। ठीक, अब देखिए एक पदीय, अगर हम एक पदीय की बात कर रहे हैं तो एक पदीय क्या होगा कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होंगे, जैसे कि जिसमें कितने पद होंगे, केवल एक पद होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एक पदीय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 2x 3x, हमने कहा कि x³, हम ये कह सकते, देखो इसमें एक ही पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि 10x³ या 10x², तो ये भी, इसमें भी देखो एक ही पद दिख रहा है, इसलिए एक पदीय कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पदीय। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये एक पदीय हुआ। अब हम बात करते हैं कि द्विपदीय की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, द्विपदीय की, है ना, द्विपदीय की। अब देखो ना द्विपदीय क्या होगा, अब द्विपदीय क्या हो जाता है, तो देखो ना ध्यान से। अब द्विपदीय की अगर हम बात करेंगे तो द्विपदीय क्या होंगे, कि अगर मैंने कहा कि 2x प्लस 3, हमने कहा देखो एक पद और दो पद दिख गए। उसके बाद अगर हमने कहा कि 3x प्लस 9 कह दिए। उसके बाद अगर x पावर 100 प्लस 3x पावर 50 अगर हमने राइट कर दिए, तो ये भी देखो इसमें एक पद और दो पद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विपदीय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो त्रिपदीय की बात करते हैं। त्रिपदीय तो ऐसे बहुपद जिसमें क्या तीन पद हो जाए, मतलब कि 3x² या 3x, ठीक है, 3x² प्लस 9x प्लस 3, तो ये क्या हो गया आपका त्रिपदी दिख रहा है। इसमें क्या, क्योंकि कितने पद है बेटा, 1 2 और 3 पद है। बात समझ में आ रही है, त्रिपदी। तो अगर मैं एक पदी की बात करूँ तो एक पदी क्या का अगर मैं क्या जनरल फॉर्म देखूँ, व्यापक रूप देखूँ, तो इसको हम ax से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax से। द्विपदी की अगर हमने बात की है, या इसको आप ऐसे नहीं, चलो ये इसको आप व्यापक रूप नहीं देख सकते क्योंकि व्यापक रूप होता नहीं है। ठीक, हम यहाँ पर घाती की बात करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर और एक बात याद रखना, अचर,
है ना। और एक बात होती है कि यहाँ पर हो जाता है अचर। अब ये अचर क्या होता है, तो अचर मतलब क्या होते हैं कि जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, अचर। देखो ना यहाँ पर अचर बताता हूँ मैं आपको, ये अचर है, ये अचर है ना, ये अचर है, ये अचर होते हैं। ठीक है बेटा, तो अचर पद भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक पदी होता है, द्विपदीय, त्रिपदीय, तो अचर पद भी होते हैं। क्लियर है। अब आपने प्रीवियस क्लास में, है ना, क्लास 9th में आपने बात किया था बेटा एक चर वाले बहुपद की। तो अगर एक चर वाले बहुपद की हमने बात किया था, तो उस चर पर जो अधिकतम घात होती है, अगर मैं बात करूं कि आपने फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि 3x पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अब देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये चर है, ये चर है और ये चर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x रेज़ टू दी पावर 0 भी है। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि देखो ना, यहाँ पर x पर उच्चतम घात कितने की, 3 की भी है यहाँ। फिर देखो, अगर मैं उच्चतम घात की बात नहीं कर रहा, अभी सीधी बात कर देता हूँ कि घात कितने की, तो x पर 3 की पावर है, x पर 2 की पावर है, x पर कुछ पावर नहीं मतलब 1 की पावर है, और यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, तो मतलब x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है, इसलिए लिख सकता हूँ मैं। तो क्या कह रहा है, देखो ना ध्यान से, तो क्या हो गया, x रेज़ टू दी पावर 3, यहाँ पर x रेज़ टू दी पावर 2 है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि यहाँ पर x पर घात देखो अलग अलग दी गई है, लेकिन अगर मैं इस बहुपद को px से लेकर के चलते थे हम, तो px इज इक्वल टू, तो मैं एक बात ये कहूँगा बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर देखो चर में जो उच्चतम घात होती है, मतलब सबसे अधिक घात होती है, उसी हम क्या कहते हैं कि उस बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात। तो इस बहुपद की आपको घात क्या दिख रही है बेटा, उच्चतम घात 3 की दिख रही है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी आपकी, कि घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि बहुपद की घात समझ में आ गई आपको 3 की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर घात तो क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं बेटा कि अब हम कह देते हैं कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अब हम बात करते हैं बहुपद में। तो बहुपद में अब घात की हमने बात की है, घात की बात की है, तो घात के रूप में देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। अगर हम कहें कि सबसे पहले बहुपद में, तो फर्स्ट अगर टर्म देखें तो हम इसको कहते हैं बेटा एक घातीय, एक घातीय, जिसको आपने और एक नाम से सुना होगा कि रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद होते क्या है, तो क्या हो गया, एक घातीय बहुपद बोलो या रैखिक बहुपद बोलो, तो क्या हो जाएगा बेटा रैखिक बहुपद में, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, है ना, चर की उच्चतम घात कितनी की होती है, 1 की होती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, मान के चलो कि 3x प्लस 9 लिख दिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि 4x प्लस 2 लिख दिया, है ना, फिर मैं कह देता हूँ कि अगर 3x प्लस 9 के बाद अगर हम 7 की बात कर दिए, तो देखो ना यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है आपको, 1 की। चर पर उच्चतम घात कितने की दिख रही है, 1 की। चर पर उच्चतम घात 1 की दिख रही है। तो क्या हो गया, एक घातीय बहुपद कैसे होते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितने की हो जाए बेटा, 1 की हो जाए, उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका अगर आप व्यापक रूप की बात करें, तो व्यापक रूप अगर हम बोले तो व्यापक रूप होता है बेटा ax प्लस बी, जहाँ पर, है ना, अगर मैं जहाँ बोलूँ, जहाँ क्या हो जाता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गया कि व्यापक रूप क्या होता है कि ax प्लस बी होता है जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब दूसरी बात अगर हम बात करें कि द्विघातीय, है ना, द्विघातीय, अगर हम द्विघातीय बहुपद की बात करें तो बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितने की होती है, 2 की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर है यहाँ, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ हम यहाँ और लिख सकते हैं कि 3x क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना कि द्विघाती में क्या समझ में आ रहा है कि आपको चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है बेटा, 2 की दिख रही है। चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है, 2 की दिख रही है। तो मैं ये बात कहूँगा कि जहाँ पर भी चर की उच्चतम घात 2 की हो जाती है ना, उच्चतम घात कितनी होती है, 2 की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका अगर मैं व्यापक रूप की बात करूँ, है ना, तो व्यापक रूप क्या होगा इसका, तो देखिए व्यापक रूप हम लिखते हैं ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिखते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वेयर, है ना, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए के इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। ये व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़ें, इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या कहना चाहिए बहुपद है, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है 10th में। ठीक है, अब देखो मैंने a इज नॉट इक्वल टू जीरो कहा, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू जीरो और c इज नॉट इक्वल टू जीरो थोड़ी बिना कहा। हो सकता है कि b जीरो हो जाए, c जीरो हो जाए। देखो पहले में तो सब a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है और c भी जीरो नहीं है, लेकिन सेकंड में देख लो a तो जैसा का वैसा लिखा, देखो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो ना 3 है, a की वैल्यू 3 है, लेकिन b x वाली कोई टर्म दिख रही है नहीं, मतलब b की वैल्यू जीरो होगी। जब जीरो होगी तभी तो लिखेंगे इसको, क्योंकि मैं इस टर्म को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू जीरो है, जब जीरो का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो लिखना जरूरी नहीं होता, तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ c की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर है, तो ये होता है द्विघातीय बहुपद। अब अगर हम थर्ड बात करें बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय, है ना, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, तो त्रिघातीय बहुपद क्या हो जाएगा कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 4x रेज टू दी पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, मतलब कि चर की उच्चतम घात आपको कितने की दिखनी चाहिए, 3 की दिखना चाहिए। नाम समझ में आ रहा है ना यार, देखो ना, मैं बाद में बताऊंगा नाम से क्या समझ लेना है। तो क्या हो गया, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, मतलब यदि चर की उच्चतम घात 3 की हो जाए तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका अगर मैं व्यापक रूप बोलूँ तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप अगर कहे आप तो ये होता है बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में लिखा जाने वाला जो बहुपद होता है वह त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, अब देखो, त्रि मतलब 3, द्वि मतलब 2, एक मतलब 1, यानी जिसमें चर की उच्चतम घात 1 होती है उसे एक घातीय है, जिसमें 2 होती है 2 ही घातीय है, 3 होती है त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कहीं कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक घातीय भी हो गया, द्विघातीय और त्रिघातीय हो चुका है। एक पदी भी समझ चुके हैं आप, द्विपदी भी समझ चुके हैं और त्रिपदी भी समझ चुके हैं। इसके साथ साथ और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हम एक बात ये कह दें कि कोई बीजी व्यंजक बहुपद कब होते हैं, बहुपद कब होते हैं, तो देखो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी, है यहाँ ध्यान से समझना, कि कोई भी बीजी व्यंजक, थोड़ा मात्राओं पे ध्यान देख लेना, है ना, वैसे तो बीजी ऐसा नहीं होता, बीजी ऐसा होता है, टिक, बीजी ये लिखा जाता है, बीजी व्यंजक जिसमें चर, है ना, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि चर की उच्चतम घात कितने की हो, घात हम ये कह सकते हैं कि 1, है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि उच्चतम घात कैसी होनी चाहिए कि इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, है ना, मतलब 1 से बड़ी हो जाए या 1 के इक्वल हो जाए, तब यानी कि घात इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो तो व्यंजक क्या कहलाता है, व्यंजक क्या कैसा कहलाता है, बोल दो, वो कैसा कहलाता है, जल्दी से हम बोल सकते हैं ना कि बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैंने कहता हूँ कि 3x रेज टू दी पावर 3 प्लस 9x क्यूब, ऐसा लिखा है, स्क्वायर लिख दो इसको, तो ये क्या है, देखो ना, इस पर चर की उच्चतम घात कितने की दिख रही है आपको, देखो ना, एक की घात दिख रही है यहाँ पर, एक से मतलब एक के बराबर, एक से बड़ी दिख रही है, मतलब ये बहुपद है। लेकिन अगर हमने कहा कि 3x रेज टू दी पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 2x रेज टू दी पावर -1, अब देखो ना यहाँ पर चर की एक पर घात तो देखो 3 दिख रही है, लेकिन चर पर देखो दूसरे जगह क्या दिख रही है, -1 दिख रही है, और -1 1 से कैसा है, छोटा है। मतलब एक बात और, एक दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि यदि चर पर अगर घात किस रूप में दी गई है, नेचुरल नंबर के रूप में दी गई है, तो दिया गया आपके पास जो बहुपद या बीजी व्यंजक होगा वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद कब कहलाएगा बीजी व्यंजक, जब चर पर जो घात दी गई है वो नेचुरल नंबर के रूप में है ना, नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, तो अगर है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं है।
इतनी बात समझ में आ गई? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई बहुपद है, अगर हमने कहा कि कोई बहुपद हमारे पास px इज इक्वल टू, हमने ये कह देते हैं कि हमारे पास px इज इक्वल टू, यदि x क्यूब है ना, x या x स्क्वायर बोल दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस और 4 है यहाँ पर, ये हमारे पास कोई बहुपद दिया गया है। क्लियर है? कोई बहुपद है। तब देखिए अगर हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कोई बहुपद है। अब मैं कहता हूँ कि यदि x इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए यहाँ पर, है ना, x इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, तो क्या होगा? तो देखो ना, p के जगह अब हम क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं, तो 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, इस x की जगह भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो जब इस x की जगह मैंने 2 रखा हूँ तो सभी x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 स्क्वायर इज का 4 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये ऋण कितना हो जाएगा 4। तो देखो ना, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -6। मतलब जब आपने x की वैल्यू 2 रखा है ना, x इज इक्वल टू 2 रखा, तो आपको x बराबर 2 रखने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो गया, p -2 इज इक्वल टू 6 -6 प्राप्त हुआ ना, इतना प्राप्त हुआ। तब आप क्या कहेंगे, बेटा कि x इज इक्वल टू 2 रखने पर, है ना, या x इज इक्वल टू 2 या x का मान अगर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि px इज इक्वल टू, या p माइनस 2 नहीं है, p2 है, ठीक है, p2 इज इक्वल टू कितना फाइंड हुआ, -6 फाइंड हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या ऋण 6 है, ये वास्तविक संख्या ऋण 6 है, वह क्या कहलाती है, x इज इक्वल टू 2 का एक मान कहलाती है। x इज इक्वल टू 2 का क्या कहलाती है, एक मान कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या कहते हैं बेटा कि यदि x इज इक्वल टू हम क्या रख दें, -1 रख दें, x इज इक्वल टू क्या रख दें, -1 रखें। चलो x इज इक्वल टू -1 रख के देखते हैं, तो जाएगा p1 है ना, p-1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर x की जगह -1 रखा हूँ ना मैंने, x की जगह -1 रखा है, इसलिए प्रत्येक x की जगह मुझे -1 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 और जाएगा -4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड -4 की 4, देखो इज इक्वल टू 3 + 1 4 और ये -4 +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यदि कह दूं कि x इज इक्वल टू 4 रख दिया जाए, x इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए। चलो x की जगह 4 रखो, तो हो जाएगा p4 इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो x की जगह 4, तो 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 और ये -4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -3 4 जा 12 -4 इज इक्वल टू 16 -12 -4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा आपका -16, ठीक है, +16 -16 कैंसल इज इक्वल टू कितना होगा, 0। मतलब p4 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि आपने p-1 रखा, मतलब x की वैल्यू -1 रखा तो भी 0 आया, जब x की वैल्यू 4 रखा तो भी 0 आया। मतलब क्या कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी x की वैल्यू है ना, जब भी x की वैल्यू अगर मैं k कोई भी अदर राशि रख रहा हूँ, k अच्छा राशि रख रहा हूँ ना k, मतलब कि x की वैल्यू जब हम कुछ भी रखें है ना, x की वैल्यू क्या कर दे, जब भी कोई अन्य वैल्यू रखे x की और हमें बहुपद की वैल्यू 0 फाइंड हो जाए, बहुपद की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाए, 0 फाइंड हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि जो x फाइंड हुआ था ना, जो x हमारे पास हमने जो x की वैल्यू रखा था वह क्या कहलाता है, इस बहुपद का शून्य कहलाता है, जीरोस कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझो कि x इज इक्वल टू हमने -1 रखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, इस बहुपद की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 0 फाइंड हुई। मतलब कि जब भी बहुपद की वैल्यू 0 आ जाती है x की कुछ वैल्यू रखने पर, तो वो x की जो वैल्यू रहती है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी भी बहुपद फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू, अगर हम ये बात कहें कि px इज इक्वल टू ax प्लस b हम लिख देते हैं, ये मान के चलिए कोई भी रैखिक बहुपद है कि px इज इक्वल टू ax प्लस b हो गया, ठीक। अब हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो,
अब x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं, k रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि p ये हो गया k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, ये क्या होगा कि a और x की जगह k और ये प्लस b। अब ध्यान से देखिए, अब मैं कब ये शून्यक होगा, ध्यान से देखो ना कि k की वैल्यू, अब देखो ना ध्यान से कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके कारण ये इस बहुपद का मान शून्यक होगा। तो ये शून्यक होने के लिए p k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे देखो ना p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं अगर 0 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँ तो इज इक्वल टू a k प्लस b होगा। चलो आगे यहाँ समझ लेते हैं। देखो अगर मैं b का इधर ट्रांसफर करूँ तो a k माइनस इज इक्वल टू माइनस b होगा। देखो इधर से इधर ट्रांसफर करूँगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब a का ट्रांसफर करो तो k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि जो k की वैल्यू आई माइनस बी अपॉन ए है ना, यह क्या होगा, यह शून्यक होगा। किसका, इस रैखिक बहुपद ax प्लस बी का। क्योंकि जब मैं k की वैल्यू ये रखूँगा, देखो ना k की वैल्यू अगर इस बहुपद में रख दिया जाए कि p माइनस बी अपॉन ए रख दिया जाए अगर x की वैल्यू, तो इज इक्वल टू कितना होगा, a की वैल्यू बोलो जल्दी से, a की तो a ही रहेगा, और x की वैल्यू ये हो जाएगा बेटा इनटू माइनस बी अपॉन ए, और ये प्लस बी है, तो a से a कैंसिल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। बात समझ में आ रही है। तो शून्यक समझ में आ गया आपको, शून्यक क्या होते समझ में आ गया, ठीक है। तो शून्यक क्या होते हैं कि यदि किसी भी बहुपद में x की यदि वैल्यू रख दे रहे हैं हम, यानी x का कोई भी वैल्यू रख रहे हैं और उससे उस बहुपद की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम क्या कहते हैं उसे, उस बहुपद का, यानी मतलब x की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे बच्चों कि किस पर बात करने वाले हैं हम, कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल ले लूँ या कोई पोलिनोमियल लेते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि px इज इक्वल टू, ले लेते हैं कि 2x प्लस 3, है ना, कि px की वैल्यू कितनी है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। मतलब हमारे पास कोई भी एक बहुपद दिया है, वो कौन सा बहुपद है कि 2x प्लस 3 है। अब देखिए इसका शून्यक हम किस प्रकार से ज्यामितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि अगर मैं सीधी सीधी कंडीशन कहूँ, ध्यान से देखो, अगर ये कब ज्ञात होता है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में सीखा था कि यदि मैं यहाँ पर, है ना, एक टेबल बना लेते छोटा सा, आपको याद रखना है, इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे, तब यहाँ पर आपको px की वैल्यू फाइंड होगी, जिसको हम y भी कहते हैं, ठीक है। अभी बताऊँगा मैं इसको हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आप 2 ही डिब्बे ले लीजिए, क्योंकि 2 वैल्यू रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं, तब हमको आंसर आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, मैं कहूँगा कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर आप ऐसी छोटी से छोटी रखें, कि ऐसी वैल्यू रखें कि y की छोटी छोटी वैल्यू है, तब आपको ना जो ग्राफ बनाते हैं वो सरल हो जाता है, छोटा सा बनता है। तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर आप -1 रख देते हैं और 0 रख देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि यदि हम कहते हैं, मैं भी आपको बताऊँगा कि शून्य कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, मैं ये बात कहूँगा कि अगर x इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं यहाँ पर, -1 रखने पर, जब हम x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, इस बहुपद में, तो क्या होगा, p x की वैल्यू -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, -1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और x की वैल्यू -1 इंटू -1, ये होगा प्लस, और ये होगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 एंड प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मतलब p-1 की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये आपका क्या रखने पर, यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पर 1 फाइंड हुआ, x की वैल्यू -1 रखने पर आपको क्या फाइंड हुआ, आपको 1 फाइंड हुआ, तो 1 रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं इसको नेक्स्ट। अब हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू क्या रखे हमने, 0 रखे, 0 रखने पर, अब 0 रखेंगे तो क्या होगा कि x यानी कि p, अब x की जगह हम 0 रख देंगे तो कितना होगा, इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू 0 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 प्लस 3 की 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 कितना होगा, 3। मतलब यदि आपने p 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, तो आपको 3 फाइंड हुआ, तो ये हो गया 3।
इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ग्राफी निरूपण देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको सबसे पहले आपने क्लास 9th में क्या देखा था बेटा कि सबसे पहले अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, है ना, या आप इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा लिए तो हम इसको बोलेंगे बेटा एक्स एक्सिस, और इधर लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, है ना। अब देखिए अगर मैं ऊर्ध्वाधर रेखा ले लूँ, ये ऊर्ध्वाधर हो गई आपकी, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होगा, आप समझ लीजिएगा, है ना, ठीक। ये ऊर्ध्वाधर ले लिया हमने, तो इसको बोलते हैं वाई, ये वाई डैश होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने वाई तो कहा, लेकिन इसको मैंने क्या पी एक्स लिया था, तो मैं इसको पी एक्स भी कह सकता हूँ, क्लियर है, ये हो जाएगा पी एक्स डैश, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हम क्या कहते हैं कि इसको हम जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ठीक, जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है तो 2, ये 3, ठीक, और जो एक्स डैश होता है वो निगेटिव होता है तो -1, ये -2 एंड -3, आगे बढ़ते चलेंगे, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2 एंड ये 3, ये होगा -1, -2 एंड -3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या बोलेंगे कि ध्यान से देखो, हमको सदैव कहाँ खड़े रहना है, 0 पर खड़े रहना है। कहाँ खड़े रहना है, 0 पर खड़े रहना है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि मैंने बोला x की वैल्यू -1, मतलब x की वैल्यू, मुझे x की वैल्यू -1 बोला, मतलब x पर -1 किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो मैं यहाँ 0 से -1 की ओर चलूँगा। कहाँ तक चलूँगा, ये चला, देखो 0 से जो चला है देखो -1 पे आया, ये -1 पर आके मैं क्या हो गया, खड़ा हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब x पर -1 चला था तो इसी में देखो ना कि ये देखो y पर कितना चलना पड़ेगा या px पर कितना चलना पड़ेगा, मुझे 1 चलना पड़ेगा, तो 1 किधर दिख रहा है, px पर ऊपर दिख रहा है, मतलब यहाँ 0 से ही प्रारंभ किया हमने, तो क्या हो जाएगा, इस वो 0 से देखो ये 1 पर आ गई, ये 1 पर आए, बात समझ में आ गई। अब क्या काम करना है, इसको आप इधर की ओर ही चला था तो इसको इधर की ओर बढ़ा दो, ठीक, इसको आप ऊपर की ओर बढ़ा दो, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जो पॉइंट आपका फाइंड होता है वो होता है बेटा, पहले देखो, पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं, मैंने आपको 9th में सिखाया है, तो क्या होता है एक्स वाई की टर्म में, तो पहला बिंदु एक्स का, तो पहला बिंदु एक्स का क्या है, -1 है, तो जाएगा -1 एंड वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हो गया 1, क्लियर। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, एक्स पर 0, मतलब मुझे चलना ही नहीं यार, खड़े जहाँ के वहाँ रह जाओ, एक्स पर 0 है, ठीक। अब हम क्या कहते हैं, वाई पर 3, तो चलो वाई पर 3 चलते हैं, तो हो गया 1, 2 और ये 3, अब इन दोनों को मिलाएंगे यार, तो देखो ना बात तो सीधी समझ में आ गई कि x पर 0 चलना ही नहीं था, सॉरी हाँ x पर 0 था ना, x पर 0 मतलब चलना ही नहीं था, सिर्फ हम y पे चलें, तो y पर ही चलेंगे, मतलब ये बिंदु आपको फाइंड हो गया कि 0 और 3, क्लियर है। अब आप स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा स्केल नहीं है, हम सीधे पेन से मिला रहे हैं, थोड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है, आप सीधे मिला लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये ऐसी लाइन आना चाहिए था, ठीक, ऐसा आना था, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा दिख रहा है पर आप स्केल से मिलाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या हो गया, ये दोनों लाइन बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो आपको जो एक लाइन फाइंड हुई, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इस लाइन को ही हम कहते हैं कि 2x + 3 कहते हैं। और अगर हम बात करें, है ना, हम अगर बात करें सीधे सीधे कि क्या हो रहा है कि किसी भी रैखिक बहुपद को, तो रैखिक अगर हम बहुपद की बात करें तो उस रैखिक बहुपद में, है ना, उस रैखिक बहुपद का आप अगर देखें कि ग्राफ देखें तो हमेशा कैसा होता है, सीधा एक ढाल के रूप में होता है, ठीक है, किसके रूप में होता है, ढाल के रूप में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने ग्राफ तो देख लिया, हम बात कर रहे थे शून्यकों की, अब शून्यकों की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए अब शून्य पर अब बात करेंगे तो ये पॉइंट को देखो कि इस लाइन ने, है ना, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट, क्लियर है ना। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा चित्र बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अब देखो ना यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखो ना x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y पर तो 0 है, क्योंकि y पर चलना ही नहीं हमको, यहाँ पर सीधे x पर आ गए, तो y की वैल्यू 0 है, बात समझो, मतलब ये बात समझो, y की वैल्यू 0 मतलब px की वैल्यू 0। तो हम एक बात ये कहेंगे, हमको ये मान निकालना है, ग्राफ पेपर में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 रख दो, इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा x + 3 का ट्रांसफर करूँगा मैं तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x, एंड 2 का भी ट्रांसफर करेंगे तो -3/2 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। तो हम ये कहेंगे कि जो पॉइंट फाइंड हुआ ये है बेटा -3/2 और 0। इतनी बात समझ में आ गई।
मतलब जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है उस पॉइंट पर वहाँ पर ही x का जो भी मान होता है वही क्या कहलाता है आपका शून्यक होता है, वही क्या होता है आपका शून्यक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आप क्या कहेंगे कि इसका जो शून्यक होगा वो शून्य कितना होगा, बोलो -3/2 होगा। तो ज्यामिति विधि से आप क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर अभी जो लाइन दी रहती है, जो अभी आपके पास क्या दिया रहता है, बहुपद दिया रहता है, वो बहुपद आपको यानी x अक्ष को जिस भी बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट पर x का जो भी वैल्यू होगा वही क्या होगा आपका शून्यक होगा। क्लियर है। तो एक बात आपको ये समझ में आ रही कि अगर रैखिक बहुपद है, अगर क्या है रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद हमेशा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये हमको फर्स्ट बात याद रखनी है कि अगर रैखिक बहुपद है ना, रैखिक बहुपद है तो हमेशा उसमें कितने शून्यक प्राप्त होते हैं, एक शून्यक देता है। कितने शून्यक देता है, एक शून्यक। बात समझ में आ रही है। रैखिक बहुपद है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को ओनली 1 बार कटेगी, यानी जितने बार एक्स अक्ष को काटती है उतने उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक होते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो रैखिक बहुपद होता है उसके हमेशा एक शून्यक होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको इस रूप में बताऊं कि ax² + bx + c, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। बताऊं मैंने आपको इसके पहले, ये द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद का हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे, मतलब परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है, परवलयाकार। और देखो ये एक्स एक्सिस को किन्हीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो अब क्या कह सकते हैं कि अगर द्विघातीय है ना, द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 3 पर बढ़ेंगे कि त्रिघातीय है ना, त्रिघातीय है तो त्रिघातीय के कितने होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। ये याद कर लो यार थोड़ा सा, और याद करने की जरूरत नहीं है। रैखिक मतलब एक घातीय 1 शून्यक, द्विघातीय मतलब 2 शून्यक, त्रिघातीय मतलब 3 शून्यक। तो हम एक बात ये कह सकते हैं, बात समझो, एक बात हम ये कह सकते हैं कि अगर n घात वाला बहुपद है, तो मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा नोट कि n घात वाले बहुपद के n शून्यक होते हैं, n शून्यक होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो नोट है वे वेरी इंपॉर्टेंट है कि n घात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे, n शून्यक होंगे। मतलब अगर मैं बोला कि अगर 100 सॉरी x⁻100 + 9x² + 3, अगर हमने ये कहा तो इसके कितने शून्यक होंगे, बताओ। x की उच्चतम घात कितने की है, 100 की है। तो n घात वाले बहुपद के n शून्यक होते हैं, मतलब उच्चतम घात देख लो ना, उच्चतम घात की बात करनी है। तो अब यह कह सकते हैं कि n उच्चतम घात है ना, उच्च घात, n उच्च घात वाले बहुपद के n शून्यक होते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जब 100 की घात है तो इसमें 100 शून्यक होंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं था। तो आपको एक बात और यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एक्स एक्सिस को अगर ये लाइन या जो आपके पास बहुपद दिए गए हैं द्विघाती त्रिघातीय, तो जितने बार इंटरसेक्ट करती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और इतनी बात अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी बातें मिलेगी यहाँ पर जानकारी के लिए। ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो।